आएंगे क्लास 9 का सबसे एडिटिंग। चलिए पहले तो एडिटिंग इनेबल कर दिया जाए। क्लास 9 का NCERT चैप्टर 2 नहीं ये चैप्टर 3 है हिंदी में। इसका नाम है अपवाह, ड्रेनेज। पानी निकास की जो भी व्यवस्था है उसको अपवाह या ड्रेनेज कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। पानी कैसे निकलता है? नदी से। जहाँ नाले से निकल रहा है शहर में उसको भी ड्रेनेज सिस्टम ही कहते हैं। कहीं से भी पानी निकलता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, इसलिए नदियों के प्रवाह को पढ़ेंगे। पानी नदी के माध्यम से निकलेगा। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि भौतिक माने ज्योग्राफिकल, ऊंचाई नीचाई पहाड़ पठार मैदान, इस सब की नक्शा को देखना है। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। आप ऊपर गंगा का मैदान वगैरह पढ़ रहे थे, तो गंगा का ये जो जा रहा था, गंगा अगर ये मुख्य है तो इससे आके यमुना और भी कोसी है और भी बहुत सारी जो नदियां हैं वो सब आके मिल रही थी। घाघरा ये सब मिल रही थी। इधर से चंबल, केन, बेतवा, ये सब। चंबल सहायक नदी नहीं है गंगा का, इससे दूसरी नदियां आके भी इधर से मिल रही थी। तो बाद में चल के नदी का अपवाह तंत्र का निर्माण करता है, यही लिखा हुआ है। एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अनंतः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। ठीक, जैसे आप गंगा सागर बंगाल में नाम सुनते हैं वो सब। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो ये फिर से पढ़ लीजिए। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, बेसिन कहते हैं। जहाँ पानी का बहाव होता है ना, जिस पानी का बहाव, उस पानी के बहाव को क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। जिस क्षेत्र में वो पानी बह रहा है उस क्षेत्र को बेसिन कहते हैं, द्रोणी। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। चित्र 3.1। इसको देख के आपको समझ में आएगा, ये जल विभाजक का एक चित्र है। एक पानी की धारा बहुत सारी इधर से भी बह रही है, एक इधर से बह रही है धारा। अब जो ऊंचा क्षेत्र होता है ना, पहाड़ हो या उच्च भूमि हो या कुछ भी, वो क्या करता है? दो पानी के बीच में, दो बेसिन के बीच में जल विभाजक का, देखिए उठा हुआ क्षेत्र है ना, तो जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक समझ गए ना? दो बेसिन या दो जलाशय या दो भी जल जहाँ एकत्रित है या बह रहे हैं उसको जो अलग कर रहा है वही जल विभाजक कहलाएगा। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। इसका मतलब है जो पानी बहने का जो बेसिन है ना, सबसे चौड़ा या सबसे बड़ा बेसिन किसका है? ये अमेजन नदी का है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? एक तो गंगा की है, आपको ध्यान रखना है, वैसे आपको पता भी लगाना है, हम बता भी देते हैं। उसके बाद गोदावरी की है, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। मूल रूप से भारत का अपवाह तंत्र का नियंत्रण भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। एक हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। आपको ध्यान रखना है, अभी अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। अपवाह तंत्र का मतलब नदी होता है, नदी पानी निकास का सिस्टम नदी। तो अपने यहाँ नदी दो तरीके से निकलता है। एक तो हिमालय की नदियाँ हैं जो 12मासी होती हैं, सालों भर बहती है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो बरसात में 12मासी नहीं होती।
ये बारहमासी नहीं होती है, इसमें बरसात का पानी बहता है ज़्यादा। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने का कारण, अच्छा हिमालय की नदियाँ जो सबसे उत्तर वाले हैं ना, जो आप इधर ऐसा कश्मीर उश्मीर का जो है ये वाला, और प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब दक्षिण के जो उच्च भूमि से निकलता है, या जो दक्कन का उच्च भूमि था, या हम लोग जो पढ़ रहे थे एक तो दक्कन था, एक क्या था, आप ध्यान करके देखेंगे कि दक्षिण के पहाड़ को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें सतपुड़ा श्रेणियाँ थी, मैकाल श्रेणियाँ थी और बाकी की, और दूसरे श्रेणी में अन्नामुड़ई की श्रेणी थी, अन्नामलई, फिर अन्नामुड़ी, उसके बाद महेंद्रगिरी थी और बाकी की छोटियाँ थी उसमें पूर्व पश्चिम में। तो वो आप देखेंगे हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इसमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघले हुए हिम के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र है, ये ध्यान रखिएगा। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इस पर्वतीय सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र है, यह हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों में पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया। गॉर्ज क्या होता है ना, बहुत लंबे समय में पानी जब पहाड़ों को काट देती है तो इस तरह का एक संरचना बन जाता है, पानी इसी से होकर बह रहा होता है। ठीक, तो इस तरह का जो खड़ी कटान है उसी को गॉर्ज बोलते हैं, बड़ी बड़ी कटान। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग में ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन की क्रिया करती है। हमने आपको अपरदन पहले भी बताया है, पिछले क्लास में तो अच्छे से बताया है, जो 8वीं क्लास की पढ़ाई हम लोग कर रहे थे, देखिएगा वीडियो डला हुआ है। ये गॉर्ज का एक, ये पहाड़ का हिस्सा है, एक ही पहाड़ का हिस्सा है, पानी ने उसको ऐसे बीच से काट दिया, बीच से मतलब कहीं से भी काट दिया है। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अपरदन क्या बोलते हैं। अपरदन मतलब अब तो क्लाइमेट के प्रभाव से जो क्षति होता है ना, क्षय होता है, उसको बोलते हैं अपरदन। एक इरोजन आपको हम पढ़ाए थे, एक बताए थे क्या था, एक अपरदन एक अपक्षय, दो चीज़ें बताए थे। तो अपरदन होता है मौसमी क्रियाओं की वजह से जो बह जाता है ना, धूल गर्दा कण कंकड़ वो सब। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तीव्र अपरदन की क्रिया ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन की क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में यह नदियाँ विसर्प गोकुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत से अन्य निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये डेल्टाएं भी बनाती है और इसमें विकसित डेल्टा का भी निर्माण करता है और अपने साथ बहुत सारा सिल्ट गाद जिसको बोलते हैं बालू का संवहन करते हैं नीचे भाग की नदियाँ। अच्छा, विसर्प इस तरह का पानी का बहाव को विसर्प कहते हैं। गोकुर झील, ये विसर्प ही बाद में जब नदी अपना रास्ता बदल लेता है तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है जो झील का रूप धारण कर लेता है उसी को गोकुर झील बोलते हैं। ऑक्सबो लेक। अब चलते हैं आगे। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। अब प्रायद्वीपीय नदियों की बात हो रही है, ये इस सेक्टर का जो नदी है नहीं यहाँ, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का वो क्या था, साल भर था, पर ये वर्षा पर निर्भर करती है। बड़ी नदियाँ का जल भी घटकर छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। हिमालय नदी की लंबाई जो होती है वो ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई थोड़ी कम होती है और फिर छिछला होता है। यह छिछला मतलब कम पानी होता है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहती है। क्या आप इस प्रकार के दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं?
तो इसमें भी बहुत सारी नदियां हैं केंद्रीय उच्च और पश्चिम की तरफ बहती है। दो बड़ा नदी आपको बताना है कि कौन सा कोई दो नदी जो पश्चिम की तरफ बहती है। ये उच्च भूमि से निकल के यहाँ से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बहती है। क्या इस प्रकार के दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तापी और नर्मदा न है वो दो नदी है जो पश्चिम की तरफ बढ़ती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, तापी और नर्मदा। बंगाल की पश्चिम घाट जो है अभी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, है ना। पश्चिमी घाट जो ये वाला किनारा है भारत का, ये ज़्यादा ऊंचा है, तो इधर से इधर की तरफ ज़्यादातर नदियां बहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ फैलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। अब यहाँ से शुरू हो गया कि भाई एक एक करके पढ़ते हैं। हिमालय की नदियाँ, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियों का बड़ी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी और नदी के सहायक नदी को मिला के नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र, अब एक एक करके पढ़ रहे हैं। हिमालय में कौन कौन सा हम लोग थे? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु सबसे पहले पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट, ये ध्यान रखना है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहते हुए यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर और के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। मतलब ऐसे है, ऐसे मान लो कैसे है ये, तो यहाँ से निकला और यहाँ से पश्चिम की तरफ चला और यहाँ लद्दाख ज़िले में घुस गया। लद्दाख से बहती हुई नदियाँ भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, सियोक तथा हुंजाई नदियों में आकर मिलती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिंधु नदी तंत्र का सहायक नदी कौन कौन सा है? जास्कर है, नुब्रा, सियोक, हुंजाई से सिंधु नदी तंत्र का सहायक नदी है। सिंधु का सहायक नदी, सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिस्तान से बहते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में और सिंधु नदी की और भी सहायक नदियां हैं। ये सब तो है ही, जास्कर, नुब्रा बहती हुई सहायक नदियां। जैसे इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां बहती जैसे नुब्रा, सियोक, हुंजा, ये सब जास्कर। साथ में जो बड़ी नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहते हुए अंत में कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के शेष भाग पाकिस्तान में है। मतलब 75-25 का मामला है। सिंधु नदी क्षेत्र का जो मैदान है ना, वो खेती करने वाला जो मैदान है वो ज़्यादातर 1/3 ही भारत में है, 75% लगभग, थोड़ा कम होगा लेकिन 75% पाकिस्तान में है। ठीक, और बाकी भारत में है 25%, जो जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब का क्षेत्र है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये ध्यान रखना है, 2900 किलोमीटर। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। ये ध्यान रखना। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुच्छेदों के अनुसार सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। ठीक, सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में। उसके अनुच्छेदों के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों को सिंचाई करने के लिए करते हैं। अब आइए गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है।
ये ध्यान रखनी है। गंगा का जो मुख्य धारा है भागीरथी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी ध्यान रखना है और मुख्य धारा भागीरथी है, ये ध्यान रखना है। तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे आकर मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो कुल मिला के है अलकनंदा नदी किससे मिलती है? भागीरथी से जब मिलती है तो दोनों मिलती है देवप्रयाग में, तो यहीं से यह गंगा कहलाती है। गंगा मैदानी भाग में कहाँ निकलती है? हरिद्वार में। ठीक, गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ मैदानी भाग। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इसमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाला सारा नदी यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, ये ध्यान रखिएगा। गंगा के दाहिने किनारे से बहती है तथा इलाहाबाद में अभी यमुना की बात याद रखिएगा। यमुना क्या है? गंगा के दाहिने से बहती है। इसका मतलब गंगा अगर यहाँ से निकल रही है ना, ऐसे ऐसे कोई, जैसे बाकी के जो सहायक नदियाँ हैं घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब, तो यहाँ से आके हिमालय से ही निकलती, लेकिन इस तरफ से यमुना इससे आके मिलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय। घाघरा, गंडक और कोसी, ये भी ध्यान ही रखना है कि घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय के नेपाल हिमालय जाती है। कुछ छूट रहा है क्या? समानांतर बहते था, ये भी ठीक है। यह गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर बहती तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद में गंगा में कौन मिल जाती है? यमुना। अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। अब ठीक है। अच्छा, ये कुछ मैप है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये गंगा नदी है, इसमें से उसकी कुछ सहायक नदियाँ आके मिली है, ये ध्यान रखेंगे। दक्षिण में ये गोदावरी है, पेनगंगा है, तापी है, नर्मदा है, तुंगभद्रा, कृष्णा, ये सब सारी नदियाँ हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ये जहाँ देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिली है उसका वो फोटो है। क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं से संबंधित दो उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। इस पर नमामि गंगे परियोजना क्या है? गंगा की सुरक्षा के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए और उसके संरक्षण के लिए, गंगा के संरक्षण। ये सब घाघरा जो है, घाघरा, गंडक, ये सब कहाँ? कोसी, नेपाल हिमालय से निकलती है। आपको हम नेपाल हिमालय ऊपर में हम बता चुके हैं पीछे के चैप्टर में। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है हिमालय के नदियों के कारण, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है, और ख़ास करके नेपाल हिमालय के नदी के कारण। लेकिन ये वो नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊ प्रदान करती है और कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ, अब इधर की नदियों की बात हो रही है, हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इस तरफ की नदी की बात हो रही है। इसमें शामिल है मुख्य सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा तथा सोन। प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ हैं गंगा की चंबल, बेतवा और सोन। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है। अर्धशुष्क मतलब सूखा हुआ क्षेत्र ही है, कम वर्षा वाला क्षेत्र ही है, लेकिन उतना भी कम नहीं। इसकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। याद कीजिए कि ये नदियाँ कैसे गंगा में मिलती है। ऊपर मैप में देखिएगा, बाएं
तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। कहाँ तक बहती है गंगा? पश्चिम बंगाल के फरक्का तक, ये याद रखना। फरक्का बैराज भी है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है। दक्षिण की तरफ यहाँ कहाँ? फरक्का के अंदर पश्चिम बंगाल में नदी दो भागों में बंट जाती है, जिसको भागीरथी हुगली, जो एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती तथा डेल्टा के मैदान में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। आगे चल के क्या है, गंगा बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में आके ब्रह्मपुत्र उससे मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अलकनंदा और भागीरथी मिला तो गंगा के नाम से जाना गया, उसी तरह गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिला ना, तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, मेघना, ब्रह्मपुत्र, ये मेघना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश के अंदर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और जो ये गंगा के द्वारा बनाया जा रहा है ना डेल्टा, इसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व के सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.6 देखें कि क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला, सिंधु तथा गंगा के नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला क्या है? सिंधु तथा गंगा के बीच जल विभाजक। अम्बाला के से सुंदरबन तक के मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु इससे ढाल और गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। ये भी ध्यान रखना, 6 किलोमीटर में ढलान 1 मीटर है, मतलब बहुत कम ढलान है। इसलिए इन नदियों में अपने बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। विसर्प भी बताए हम। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से, ये भी ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक, परंतु ब्रह्मपुत्र का जो लंबाई है सिंधु से कुछ अधिक, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। यह हिमालय भारत के बाहर, अधिकतर मार्ग भारत के बाहर, यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरुआ शिखर, हमने आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट के जो सबसे ऊंचा शिखरों में से एक है, अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे यहाँ दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को वहाँ दिहांग कहते हैं अरुणाचल में, तथा दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ये सहायक नदियाँ याद रखना है, दिबांग, लोहित, केनुला, ये किसके सहायक नदियाँ? तो ब्रह्मपुत्र के हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और तिब्बत में सांगपो को कहते हैं। चलते हैं आगे।
तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र मतलब ठंडा सूखा बारिश कम होता है बर्फ वाली इलाका है, अतः यहाँ इस नदी के जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है बर्फ होने की वजह से। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। इस बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? उसको बोलते हैं मजौली पीछे पढ़ाया हुआ माजुली द्वीप। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश के बहुत अधिक भागों को क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये ध्यान रखना, सिल्ट निक्षेपण की मात्रा ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी का सतह बढ़ जाता है और यह बार बार अपनी धारा मार्ग में परिवर्तन लाती है। अब है प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये इस वाला है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है जो पश्चिमी तट के निकट। तो जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? दक्षिण में प्रायद्वीपीय नदी के लिए तो पश्चिमी घाट कर रहा है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम बहने वाली अनेक छोटी नदियां मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं तापी की दो बड़ी नदियां, ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी, ये ध्यान रखना, महानदी, गोदावरी और कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। पश्चिम घाट कौन सा हो गया? ये, और इससे भी पश्चिम बहा मतलब ये अरब सागर में। तापी दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब है हमारा, इसलिए आवाज़ थोड़ा आपको धीरे सुनाई पड़ रहा हो। जो पश्चिम की तरफ बहते हुए तापी अनेक छोटी धाराएं हैं पश्चिम घाट में पश्चिम बहने वाली, जिसमें नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं। अभी आपको बड़ी नदी बता रहे थे कि तापी और नर्मदा, जो पश्चिम घाट की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह द्रोणियों के आकार अपेक्षाकृत छोटी होती है। ज्वार नदमुख क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख होते हैं पानी बहुत तेज़ी से जब गिरता है ना तो एक जगह खोदड़ हो जाता है, उसी को ज्वार नदमुख बोलते हैं। नर्मदा द्रोणी अब बात करेंगे। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट, यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी बहती हुई समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से नदी गहरे गौर्ज से बहती है। नर्मदा नदी असम में बहती तथा यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर कौन है? तो नर्मदा नदी रिवर पर जो अपना धुआंधार जलप्रपात जॉग फॉल्स है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अब आगे नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है। इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी
मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा द्रोणी कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा। ठीक, गुजरात में भी है नर्मदा तो विस्तृत। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम से एक योजना आरंभ की गई? इसके बारे में वेबसाइट से जान सकते हैं। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिलों के सतपुड़ा श्रृंखलाओं में हुआ है, याद रखना है अच्छे से, है ना। तापी का उद्गम कहाँ है? बैतूल जिला, एमपी का बैतूल जिला से है। सतपुड़ा के श्रृंखलाओं से हुआ है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी है, इसलिए इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी समानांतर एक भ्रंश घाटी होती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में। अब किसका गुजरात महाराष्ट्र में है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में किसका है? तापी का। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। अब अरब सागर है ना, ये अपना, ये तो था प्रायद्वीपीय भारत, और ये है पहाड़ यहाँ का, और ये जो इलाका है ये पतला है, घाट बहुत पतला है, पहाड़ों के बाद जो ज़मीन है, और ये अरब सागर के बीच में बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय मैदानों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा, कराईकल, भारत पूजा तथा पेरियार है, ये भी ध्यान रखिएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा और पेरियार है, ये ध्यान रखिएगा। 4 नदी और भी है, भारत पूजा, पेरियार, साबरमती और माही। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट के ढलानों से लंबाई 1500 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। गोदावरी कहाँ है? नासिक जिले से निकलता है महाराष्ट्र के, और ये 1500 किलोमीटर लंबा है, और ये नासिक जिले में पड़ेगा। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय नदियों के इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी सहायक अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। किसका? गोदावरी का। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा, पेनगंगा, ये सब, ये ध्यान रखिएगा। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। अब महानदी के बारे में पढ़ेंगे। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है। अब महानदी कहाँ निकलता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। अब आगे कृष्णा द्रोणी, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी के सहायक नदी कौन कौन है? तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली है। अब है कावेरी द्रोणी, कावेरी नदी के बारे में। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कुडलूर, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। ऊपर वाला का 1400 किलोमीटर था। किसका? कृष्णा का। अमरावती, भवानी, हिमावती और काबिनी ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। किसका? कावेरी का। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तो मूल रूप से दक्षिण के 3 स्टेट में यही है ना।
तमिलनाडु में है ही, केरल और कर्नाटक में है, आंध्रा को छोड़ के। तो आपको ध्यान रखना है कि कावेरी आंध्रा से नहीं बहती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्घटित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण गोल्डफील्ड को जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात और कावेरी नदी पर विद्युत परियोजना भी है। उससे मैसूर को, बंगलोर को तथा कोलार गोल्डफील्ड को भी बिजली सप्लाई की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो आपको ये बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग फॉल्स। जोग नहीं, क्या, शरावती। शरावती नदी पर जोग फॉल जो है वही है, ये ध्यान रखना। इस बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्रह्मानी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो अपने एटलस में स्थिति ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमालय के रूप में ही है। झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध जल झील। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध जल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से जो तो आप परिचित ही होंगे। जो प्रत्येक वो जो झील में जो नाव के ऊपर घर बना रहता है उसी को शिकारा बोलते हैं ना। बर्फीले क्षेत्रों में और झील वाले में बनाया उसको शिकारा बोलते ही हैं, घर का नाम ही है। जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहाँ नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते, उतना ही आकाश करते, उतना ही आस करते कितना आज करते हैं दूसरे पर्यटन झीलों में। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या उतना ही आकर्षित करती जितना आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह से गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। झील का है जो गड्ढे में पानी जमा हो जाता है उसी को झील कहते हैं। बड़ा गड्ढा। क्या आप जानते हैं सबसे बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। बड़े आकार वाले समुद्र झीलों को क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं। भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार तथा लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी तत्व वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें का जिसका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण नदी एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोकुल झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बाररोधिका तटीय क्षेत्रों में एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोकुल झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बाररोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जिसे चिल्का लेक, चिल्का झील, पुलकट झील और कोलोरू झील। तो भी याद रखना है कि ये समुद्र से कटे हुए है ना, जो पानी जमा हो गया उसी से बना हुआ ये झील है, जिसमें है चिल्का, पुलिकट और कोलेरू। तो इसका मतलब है ये झीलों में पानी खारा होगा क्योंकि समुद्र का पानी है। अब आगे पढ़ते हैं। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान का सामर झील जो एक लवण वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्द में ये
तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई गई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी के हिमानी मार्ग बंद कर दिए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर जो मीठा पानी का बना होगा तो वो होगा हिमानी ग्लेशियर के पिघलने से बना है, वो वाली झीलें हैं। और इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी वुलर झील क्या है? सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की वुलर झील। प्राकृतिक झील है डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकतक तथा बड़ा पानी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नंगल परियोजना। इन नदियों का इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नंगल परियोजना। एटलस की सहायता से प्राकृतिक मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। अब आगे देखते हैं। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों के जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों के प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। अनेक मानवीय क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों और उन सूची तैयार कीजिए जो नदी किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौका चालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP 85 में 10 साल बाद नाम बदल गया। यह नई योजना शुरू हुई NRCP के नाम से। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत नदियों को जोड़ने के लिए गंगा का कार्य योजना विस्तार किया गया। नदियों को जोड़ने योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय नदी रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करने वाले जल की गुणवत्ता में सुधार लाना है। नदी प्रदूषण। अब नदी प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती तथा इसका आयतन घटता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे से नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं, बिना परिष्कृत किए हुए ही, बिना ट्रीटमेंट किए हुए ही डायरेक्ट जो गंदगी डाल देते हैं न समुद्र में या नदी में, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है नदी की गुणवत्ता को। केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण क्षमता को भी प्रभावित करता है। सिर्फ नदी की गुणवत्ता को ही नहीं, लेकिन स्वयं जो स्वच्छ करने की इसकी प्रणाली है उसको भी इसको प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए
दिए गए समूची जल प्रवाह में गंगा का लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। दिए गए समुद्री जल प्रवाह में गंगा जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण का कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसा कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें। ये ध्यान रखिएगा, स्वच्छ जल का मानव जीवन, ये बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस पर अगर आपको ऐसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ध्यान करें, बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें और अपनी कक्षा में एक वाद प्रतियोगिता आयोजन करें। आपको ऐसे असल में लिखना ही, छोड़िए ये सब। अगर ऐसे लिखना हो तो क्या लिखें? वाद विवाद डिस्कशन छोड़ दें। अब कुछ इधर है, ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। वुलर झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? वुलर कहाँ है? अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, जम्मू कश्मीर में है। बाकी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा, अमरकंटक। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, जबकि तापी नदी कहाँ से निकलती है? सतपुरा से। निम्नलिखित में कौन सा लवणीय जल वाली झील है? निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो ये जो सांभर है ना, सांभर झील, डल झील, गोविंद सागर, ये वाली लवणीय झील कौन सा है? ये सांभर। इसमें नमक निकालने के लिए भी किया जाता है। वुलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। गोविंद सागर तो आर्टिफिशियल है, जो डैम बनाए थे वो बना। डल झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? आपको पहले ही बताएं, गोदावरी। गोदावरी के बाद कौन सी नदी बड़ा है? तो गोदावरी के बाद आपको बताना नर्मदा, फिर कृष्णा। गोदावरी के बाद देखते हैं कि कौन है, देख के कंफर्म करते हैं। ये गोदावरी है, गोदावरी के बाद कृष्णा। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी। तो भ्रंश घाटी से होकर जो बहती है वो है अपना तापी। नर्मदा और तापी जो नदियां हैं ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए ख़त्म करते हैं।